भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। इतना सारा नेगेटिविटी है अशोक गहलोत के शासन की। करप्शन को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए। तो सचिन पायलट बैलेंस गेम खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मार्च के महीने की शुरुआत में ही राजस्थान की राजनीति में कई नई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में 4 मार्च की तारीख उस दिन वसुंधरा राजे ने अपना जन्मदिन मनाया और जाहिर सी बात है कि इस जन्मदिन के पीछे की जो सियासी कहानी लिखी गई उसकी जो मुख्य जो पंक्तियां थी वो यही थी कि शायद वसुंधरा राजे अपनी ताकत का इजहार कर रही है भाजपा आला कमान के सामने। अब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी या यूं कहें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से उसी दिन सीएम हाउस का घेराव हुई। सिविल लाइंस पर काफी मशक्कत हुई। घेराव की इस कहानी में नजर आए सतीश पूनिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कई नेता यहां भी थे, कई नेता वहां भी थे, यानी दोनों ही जगह। तो ये थी राजस्थान की राजनीति में जो एक नई तस्वीर नजर आई। एक बड़ा मुद्दा यहां पर राजस्थान में चल रहा है वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन का। और जब से इस मामले की शुरुआत हुई तब से ही सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मुद्दे को अपने हाथों में लिया और लगातार वीरांगनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अपनी बात रखने में जुटे हैं। अभी तक शहीद स्मारक, उसके बाद ठिकाना फिर बन गया सचिन पायलट का सरकारी बंगला। सचिन पायलट के सरकारी बंगले पर वीरांगनाओं का धरना प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी पहुंचे, मंत्री शकुंतला रावत भी वहां पर पहुंची। बीजेपी के नेताओं ने राजभवन में भी इस मुद्दे को उठाने की अपनी पहल की कोशिश की। इधर सीएम अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले की निंदा कर दी। सचिन पायलट ने चिट्ठी भी लिख दी कि जो भी मांगे हैं वो पूरी की जा सकती है उन्हें पूरा किया जाए। दरअसल कुल मिलाकर कहानी इस मार्च के महीने में ही राजस्थान की राजनीति में अलग अलग कहानियां हैं और क्या क्या तस्वीरें हो सकती है, क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ कहानियां मैंने बताई, कुछ आप बताएं कि वाकई चल क्या रहा है अब राजस्थान में। नहीं, राजस्थान की राजनीति में काफ़ी हलचल है और अब दिनों दिन हलचल बढ़ेगी प्रदीप जी। और जैसा आपने शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी से आपने शुरुआत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है या अंदर की जो राजनीति है अब वो सतह पर धीरे धीरे दिखने लगी है। दिखती पहले भी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा वैसे वैसे आपको सतह पे ज़्यादा नजर आएगी। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का प्रदर्शन है और वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन है, आपको दोनों को अलग कहानी और अलग मुद्दे से देखना होगा। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जो सीएम आवास का घेराव करने का जो प्लान किया है उसका मुद्दा बताया गया रीट के जो पेपर लीक हुए हैं उसका विरोध प्रदर्शन। लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना होगा इसमें। किरोड़ी लाल मीणा ने रीट के मुद्दे को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर दौसा से लेकर जयपुर तक बड़ा कुछ किया था। और जब उन्हें जयपुर में नहीं घुसने दिया गया तो वो टनल के बाहर आगरा रोड पर बैठे रहे और तकरीबन 12 दिन तक वो बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने धरना स्थगित कर दिया और उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि उनके धरने प्रदर्शन के अंदर ना तो दौसा से लेकर जयपुर तक कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर गया। जब प्रदर्शन किया और ये आवाज़ें उठने लगी कि भाई क्या इनका व्यक्तिगत प्रदर्शन है ये, तब जाकर के सतीश पूनिया से लेकर अन्य नेता मिजाज पुरसी के लिए वहां पर गए। लेकिन एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया नहीं उसके अंदर। युवा मोर्चे के बहुत ज़्यादा लोग वहां पर गए नहीं। ऐसे में उन्होंने ये आरोप भी जड़ दिया कि जो यहाँ का नेतृत्व है यानी सतीश पूनिया है वो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना नहीं चाहते, सरकार को घेरना नहीं चाहते। तो ये अंगुली चूंकि वहां पर उठ चुकी थी, तो उस जो किरोड़ी लाल मीणा का जो रीट पर प्रोटेस्ट था और उसकी वजह से जो उनको एडवांटेज मिला या उनको जो फायदा मिल सकता था उसको ओवरलैप करने के लिए अल्टीमेटली सतीश पूनिया ने और बाकी लोगों ने निश्चय किया कि हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि रीट के मुद्दे पर हम नहीं बोले, हम भी सड़क पर उतरे, हमने भी वाटर कैनन जो था उससे पानी खाया,
हम भी गिरफ्तार हुए और हमने भी इसका विरोध किया। तो बेसिकली ये जो किरोड़ीलाल मीणा की जो राजनीति थी रीट के ऊपर, उस राजनीति को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया जो गुट है उसने ये सारा का सारा प्रदर्शन लेकिन किया। उसी दिन, चूंकि उसी दिन वसुंधरा राजे ने अपना जन्मदिन भी मनाया था और उसका ऐलान पहले हो चुका था, और उसके बाद में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने घेराव प्रदर्शन की तारीख मुकर्रर की थी। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि ये पहला कारण वो है जो किरोड़ीलाल मीणा का है। जो दूसरा कारण, क्योंकि ये डेट 4 के आगे पीछे हो सकती थी। अगर किरोड़ीलाल मीणा के जो प्रदर्शन उसको ओवरलैप करना था तो डेट तो आप 4 की जगह 8 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे, आप 2 भी कर सकते थे। लेकिन जब वसुंधरा ने घोषणा कर दी तो वसुंधरा, चूंकि देखिए ये बनी बनाई बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वसुंधरा ने अपना एजेंडा छुपाया नहीं है। उसके जितने लीडर्स हैं, उनके जो सिपह सालार हैं, उनके जो फॉलोवर्स, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और ये ना तो ऊपर किसी को एक्सेप्ट है और ना ही सतीश पूनिया बाकी अन्य लोगों को एक्सेप्ट है। तो इसलिए जब 4 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं वहां पर अपना जन्मदिन मनाऊंगी, और डेफिनेटली अगर ये प्रदर्शन नहीं होता तो यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते, नंबर 1। दूसरी बात, जो नहीं पहुँचते उनके ऊपर भी सवालिया निशान हो जाते। मान लीजिए सतीश पूनिया है, वो वहाँ नहीं जाते बर्थडे में, तो लोग सवाल उठाते कि क्या उनके जन्मदिन पर आप उनको शुभकामनाएं देना, इसका मतलब आपकी राइवल्टी है, आप शुभकामना नहीं देना चाहते उनको, आपको जाना चाहिए, है तो भारतीय जनता पार्टी के नेत्री है वो। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए और लोगों की वहां उपस्थिति कम से कम हो, उससे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख को प्रदर्शन रखा। अब चूंकि एक तरह से 2 गुट हो गए यहां पर, और ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो वहां जाएगा वो इनके गुट का माना जाएगा, जो यहां रहेगा वो इनके गुट का माना जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये भी हमारा कार्यक्रम है। और जो यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह, उन्होंने कहा मैं खुद उसमें जाऊंगा वहां पर, वो गए भी वहां पर वो, ताकि ये ना लगे कि कहीं 2 गुट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो कहानी सिर्फ ये है कि इस दोनों प्रदर्शन में, दोनों शक्ति प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी है वो स्पष्ट रूप से सामने है, वो क्लियर हो चुकी, वो क्लियर है। मतलब अभी तक जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम पर जो चीजें चल रही थी गुटबाजी को लेकर, वो चीजें अब चूंकि बात करें अगर गहलोत और पायलट वाली जो कहानी है वो भी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब कुछ कहा जा रहा है कि हाँ कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आने वाले दिनों में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी में क्या, मुख्यमंत्री पद इनको मिलेगा नहीं, अधिकतम जो हो सकता है वो पीसीसी का इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर हैं, अगर पीसीसी का आप अध्यक्ष बना देंगे तो उसके बाद में जो टिकटों का वितरण होगा और जो इलेक्शन कैंपेनिंग चलेगा उसमें सचिन पायलट की चलेगी। तो यहाँ इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अशोक गहलोत अपने जादू के डंडे से वो कौन सा उसमें से जिन्न निकालते हैं जो सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनने से रोक दे। उनके चलते तो नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में, लेकिन प्रश्न ये भी है कि इतना सारा नेगेटिविटी है अशोक गहलोत के शासन की, करप्शन को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, महिला अत्याचार उत्पीड़न को ले लीजिए, पुलिस प्रशासन ले लीजिए, इतनी सारी है कि अगर सचिन पायलट 6 महीने पहले बन भी जाते हैं तो प्रश्न ये कि सचिन पायलट कर क्या लेंगे। बल्कि सचिन पायलट को नुकसान ही होगा कि अभी तो शहीद की भूमिका में है। सत्ता तो देखिए इनकी आने की संभावना बहुत शून्य है कि सत्ता आएगी। अभी तक ये है कि अगर सत्ता नहीं आती है तो सचिन पायलट बहुत बड़े विजेता बन के निकलेंगे अगर कांग्रेस की सत्ता नहीं आती है तो, और वो कहेंगे कि देखिए मैं तो साइडलाइन पे था, मैं तो शहीद था, नहीं आए तो सारा का सारा ठीक रहा अशोक गहलोत के उस पर फूटेगा। लेकिन अगर पीसीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं सचिन पायलट और उसके बाद सत्ता आ जाती है तो अशोक गहलोत को भी शेल्टर मिलेगा कि ये अध्यक्ष थे, इन्होंने बहुत सारा कैंपेनिंग, तो वो इनको अगर अब ये 6 महीने पहले अगर कोई भी ऐसा पद लेते हैं तो सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन क्या लगता है कि अगर कोई ऑफर आता है तो पायलट मान जाएंगे? क्योंकि अभी भी वो इस चीज़ को तो कह रहे हैं कि भाई हमें सरकार रिपीट करनी है, पार्टी को मजबूत इरादे रखने चाहिए, मजबूत इच्छा फैसले लेने चाहिए। तो इनके पीछे की कहानी क्या है? नहीं देखिए, अगर सचिन पायलट ये नहीं कहेंगे कि सरकार आनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत से आना चाहिए, पर उसके साथ में ये भी लगा देते हैं वो कि हमें इन कारणों का भी अध्ययन करना चाहिए जिन कारणों से हमारी सरकार रिपीट नहीं होती और मजबूत फैसले लेने चाहिए, और मजबूत फैसले लेने चाहिए। वो ये भी कह देते हैं साथ में जो 3 जो अशोक गहलोत के खास जो सिपह सालार हैं उनके पर जो अनुशासनहीनता की जो नोटिस उनको मिले हुए हैं, वो ये भी कह देते हैं कि उस पर कार्रवाई कब होगी। तो सचिन पायलट बैलेंस गेम खेल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आनी चाहिए, पर उसके पीछे कारण बता दें कि आती क्यों नहीं है। उस जो सारी सुई है अशोक गहलोत के साथ मुड़ जाती है। तो इसलिए सचिन पायलट, देखिए अगर सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष ऑफर आएगा तो मेरा मानना है कि ऑफर लास्ट मोमेंट्स पर ही आएंगे, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले आप कह सकते हैं।
अब वो जब आएंगे उनके ऊपर, क्योंकि तब अशोक गहलोत भी बहुत ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में होंगी नहीं, सत्ता पलट नहीं सकते, सत्ता गिर नहीं सकती, ऊपर वालों का नुकसान बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि अपने उस ओरा को कायम करने के लिए, सचिन पायलट को स्टेबल करने के लिए, खुश करने के लिए एक बार किसी भी तरीके से वहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, जो आला कमान है, वो इनको बना दे। लेकिन उनके बनाने से सचिन पायलट को कितना फायदा होगा, ये सोचने का विषय है। और उनके बनने के बाद जो कांग्रेस के अंदर ही राजनीति जो दो गुट हैं और जो धुर हैं, वो तो और ज़्यादा मुखर होंगे। एक बार जब पीसीसी अध्यक्ष बन गए तो यकीन मान के चलिए कि इनका जो सचिन पायलट का गुट है और उनके जो सिपा सालार वो बहुत ज़्यादा मुखर होने वाले हैं, और उनका रिप्लाई अशोक गहलोत की तरफ से दिया जाएगा। तो ये आंतरिक गुटबाजी तो और ज़्यादा, अभी तो फिलहाल ये है कि वो साइलेंट है या कह दीजिए बहुत पावर है नहीं, तो अशोक गहलोत अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं, संगठन भी चला रहे हैं तो सत्ता भी चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही संगठन के अंदर उनका दुर्विरोधी आएगा तो डेफिनेटली फिर ये आग और भड़केगी, ब्लास्ट होगा। क्या लगता है कि अगर ऊपर से भी पायलट को इस तरह की कोई जिम्मेदारी देने की बात की जाती हो तो वहाँ पर भी अशोक गहलोत मान जाएंगे, या कहीं बीच में कोई डंडा घुमाने की कोशिश? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, यही बात तो मैंने शुरू में कही है कि अशोक गहलोत अपने दम पर, अपने बल पर, अपने चाहते हुए तो कम से कम सचिन पायलट को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। और उनके जादू के पिटारे में बहुत सारे तर्कश के ऐसे तीर हैं, बहुत सारे ऐसे जादू उनके पास में है जिसके बारे में आपको और हमें संज्ञान नहीं होता। इवन संज्ञान तो केंद्रीय नेतृत्व को नहीं होता। वो कब क्या चाल चल देंगे और सचिन पायलट को कैसे रोक देंगे कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात उठती है, जैसे मीडिया में इस वक्त चल रही है बातें, और अगर ऐसा होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कांग्रेस का क्या होता है। क्या इसके पीछे भी कुछ माना जाए कि जैसे वीरांगनाएं जो अब तक शहीद स्मारक बैठी थी, 6 मार्च को अचानक सचिन पायलट के दोपहर में बंगले पर आ जाती है, उन्हें पता रहता है कि तमाम मीडिया कर्मी उस दिन वहाँ पर होली की शुभकामनाओं के लिए पायलट के बंगले पर मौजूद हैं, अचानक एंट्री होती है और उसके बाद कंटिन्यू धरने पर वो वहाँ पर बैठ जाती है, प्रियंका गांधी से मुलाकात की बात करवाती है, गहलोत का फिर ट्वीट आता है, वो गहलोत को चिट्ठी लिखते हैं। ये जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, क्या ये भी कोई प्लान्ड वे है या एक रूटीन मानते हो? देखो प्रदीप जी, सबसे पहले तो शहीद वीरांगनाओं का धरने पर बैठना और अपनी ये पति की शहादत के बाद जो घोषणा की गई या उनका जो अधिकार है, उस अधिकार को मांगने के लिए सड़क पर बैठना, उसके बाद उनसे दुर्व्यवहार होना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये भी बताता है कि जो कांग्रेस का शासन, अशोक गहलोत का शासन है, वो कितना लचर है, कि उनको ये नहीं पता कि हमने किस शहीद की, किस वीरांगना से क्या वादा किया और उस वादे का कितना पूरा हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसको राजनीति में लपेटना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फिर निकृष्ट बात हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि शहीद की वीरांगनाएं बैठी हैं, उनका हक है, उन्होंने जो कहा वो जायज़ है और उसके प्रूफ सामने हैं, तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया अशोक गहलोत के शासन के ऊपर। अब जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि ये सचिन पायलट के बंगले पर गई हैं, तो देखिए इसके 2 मायने निकलते हैं। पहला मायना तो ये है कि अशोक गहलोत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। अगर थोड़ी सेंसिटिविटी होती तो कम से कम वो जिस दिन बैठी थी उसी दिन अशोक गहलोत खुद वहां पर जाते हैं, उनका कोई सिपह सालार जाता, उनकी मांगों को सुनता और उसी दिन उसको रिमूव कर दिया जाता। तो यहाँ तक नौबत आती नहीं। सचिन पायलट के पास जाने का मतलब सीधा सीधा है कि वो इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है कि अशोक गहलोत के शासन से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, सचिन पायलट जी हमें उम्मीद है, हमारी आवाज़ को आप उठाइए। और ऐसा लगता है उनको कि सचिन पायलट के माध्यम से ये आवाज़ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचाई जा सकती है और वहां से दबाव डाल करके हमको न्याय मिल सकता है। तो सीधा सीधा अशोक गहलोत के ऊपर, भले ही अशोक गहलोत पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो क्योंकि वो इतने लार्जर देन कांग्रेस हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन सीधा सीधा जो अंगुली है वो अशोक गहलोत के ऊपर है। और सचिन पायलट को इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस की होप है, इसलिए अब अशोक गहलोत के अत्याचार या अशोक गहलोत की वादा खिलाफी के खिलाफ जिन लोगों को लगता है कोई उम्मीद है तो वो सचिन पायलट से उम्मीद है। एक जहां तक सवाल इसमें किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री का, तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा का कैरेक्टर दूसरा है, चरित्र दूसरा है। वो एक आंदोलनकारी नेता है, वो 24 घंटे 30 दिन हमेशा आंदोलन के तैयार रहते हैं। अगर उनके दरवाजे पर आप भी जाएंगे किसी बात को लेकर के और उनको लगेगा कि इसमें जेन्युइनिटी है तो तुरंत आपके साथ वो चल पड़ेंगे। उनका चरित्र ऐसा है, तो इसलिए उनका शामिल होना तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के मुद्दों का, यानी शहीदों की वीरांगनाएं सड़क पर बैठे, उन पर इस तरीके से अत्याचार हो या दुर्व्यवहार हो, ये राजस्थान की राजनीति के लिए, राजस्थान के शासन के लिए शर्मनाक है। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी की बात हो गई। आम आदमी पार्टी की कहानी क्या चल रही? क्या केजरीवाल जिस तरीके से खबरें हैं कि 13 मार्च को राजस्थान आएंगे, क्या
कुछ कवर कर पाएंगे? कुछ लगता है लोगों का कोई जुड़ाव हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है ये बात कि जो आम आदमी पार्टी की राजनीति वो डिफरेंट राजनीति है। उनकी राजनीति में उबाल तब शुरू होता है जब अरविंद केजरीवाल के दौरे होने शुरू होते हैं। अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में दौरा किया है, एमपी में दौरा किया, इसके बाद वो राजस्थान आ रहे हैं। तीनों स्टेट के अंदर चुनाव है, कर्नाटक में दौरा ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो उनका जो तरीका है कि वो जैसे ही जिस स्टेट में इलेक्शन होता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। जो अन्य नेता जो एक स्वच्छ और साफ राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उनको एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदेश चला जाता है कि पार्टी एक्टिव हो गई है और उसके साथ में पार्टी की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। राजस्थान में यही सब कुछ हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी 13 तारीख को आएंगे, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की राजनीति एक बहुत फर्टिलिटी उसमें आ जाएगी, बहुत तेज गति से मोमेंट घूमेंगे यहाँ पर। और जो अन्य दलों की राजनीति है उसके अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि केजरीवाल के आने का मतलब है राजनीति में दौड़ शुरू होना, राजनीति की हलचल शुरू होना। अब जहां तक सवाल ये है कि राजस्थान में उनके आने से कितना फायदा होगा, आने वाली कल की राजनीति क्या है, तो देखिए राजस्थान की राजनीति में पूरे अन्य प्रदेशों कई प्रदेशों की तरह है, एक बार तू एक बार मैं का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ ये बात बड़े प्रमुखता से आम आदमी पार्टी उठा रही है कि राजस्थान में आज जो शिक्षा की बदतर स्थिति है, राजस्थान में आज जो स्वास्थ्य की बदतर स्थिति है, राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की आज बदतर स्थिति है, राजस्थान में जो उद्योग धंधों की हालत खराब है, राजस्थान में रोजगार की हालत खराब है, आजकल महिलाओं की हालत खराब है, तो उसके दोषी कौन है भाई? राजस्थान को आजाद होने के बाद में हो तो यही रहा है ना कि एक बार भारतीय जनता पार्टी शासन करती है, एक बार कांग्रेस शासन करती है, लेकिन दशा में सुधार नहीं है। जब 5 साल वो शासन करके जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने तो गुड़ गोबर कर दिया, इतने गड्ढे पैदा कर दिए कि हमको ठीक करने पड़ेंगे। और 5 साल बाद जनता उनसे निराश होकर उनको बदलती है तो कांग्रेस कहती है कि इन्होंने 5 साल में सब खराब कर दिया, हमको ठीक करने पड़ेंगे। यानी ठीक कोई नहीं करता है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, शासन की स्थिति लचर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एकमात्र होप बचती, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है और दिल्ली और पंजाब का जो मॉडल है वो जनता के सामने है। क्या लगता है कि राजस्थान में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि संगठन तैयार नहीं है, क्या लगता है कि अब संगठन तैयार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसा आपको कहा ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, संदीप पाठक जो इस वक्त राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके 2 दौरे यहाँ पर हो चुके हैं। पहला दौरा उन्होंने किया तो मेंबरशिप ड्राइव यहाँ पर हुई जिसमें लाखों लोगों ने मेंबरशिप ली है। इसके बाद 7 दिन जो 7 संभाग है वहाँ पर उन्होंने अपने जितने कार्यकर्ता उन सबकी मीटिंग ली है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो संगठन बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। जैसे ही केजरीवाल जी का दौरा खत्म होगा, आप देखेंगे कि ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक का संगठन अगले कुछ दिनों में या 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस को जो एक चुनौती है या सुगबुगाहट जो उनमें एक खलल पैदा करने वाली जो कहानी है, वो शुरुआत हो जाएगी केजरीवाल के दौरे के बाद। वो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अगर राज्य में देखिए कोई परिवर्तन होना है राजस्थान में कोई होप होगा तो होप बीजेपी कांग्रेस के बाद में कौन हो सकता है? देखिए, बसपा हो नहीं सकती, सपा हो नहीं सकती, टीएमसी हो नहीं सकती है। रोलपा का जहां तक सवाल है, रोलपा का अपना एक फिक्स एक पॉकेट है जहां पर वो 3, 4, 5, 6 सीटें लेकर आ सकते हैं। वो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, वो भी रीजनल पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे तीसरी पार्टी कौन सी ऐसी जो यहाँ पर दखल दे सकती है? आम आदमी पार्टी, जो इस वक्त दिल्ली और पंजाब में शासन कर रही है। पंजाब का बॉर्डर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर लगता है। हरियाणा में बहुत तेज एक्टिविटीज़ है, तो अलवर मेवात का पूरा एरिया वहाँ लगता है। जो 14.5% वोट शेयर लेकर आए गुजरात के अंदर, उसका पूरा बॉर्डर उदयपुर में लगता है। तो अगर आप सारा देखेंगे तो एकमात्र अगर देखिए कोई रोक सकता है इनको, और अगर यहाँ राजस्थान में कोई बदलाव ला सकता है, तो आम आदमी पार्टी के अलावा आप तीसरी पार्टी की कल्पना पर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, मार्च के महीना भी लगभग आधा सा निकल चुका है, तो अब कहानी सीधी सी है कि आने वाले वक्त में राजस्थान के जो सियासी समीकरण होंगे वो काफ़ी रोचक हो सकते हैं। दोनों ही पार्टियों में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की जो बात की जाती थी, इन पार्टियों में भी कुछ माहौल बदला सा नज़र आएगा। और वहीं जब 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल का जयपुर में दौरा होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सुगबुगाहट पैदा होगी। लेकिन सवाल ये होगा कि उनका दौरा कितना कामयाब होता है। सवाल सीधा सा ये कि जिस तरीके से सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वो अपने मकसद में कितने कामयाब हो सकते हैं। और सवाल ये भी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कहानी जो चल रही है, ये आने वाले दौर में और क्या नई चीज़ें दिखा सकती है राजस्थान के आम आवाम को, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।